जय हिंद दोस्तों। देखिए आज आप लोगों को इतना बेहतरीन जो ये क्वेश्चन लेके आए हैं, आप भी कहेंगे नहीं हाँ थे सवाल और भी इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में, जबकि इसके पीछे जो बता चुके हैं या पहली क्लासों में जो बता चुके हैं इनसे मतलब थोड़ी बढ़ के या कह सकते हो थोड़ी हार्ड तो है, ये थ्योरिकल है, ठीक है, लेकिन थ्योरिकल है आपको समझ में आ जाएंगे जब आप इन पर प्रयास करेंगे। ठीक, आपको हम समझाएंगे, जिम्मेदारी हमारी है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए शिफ्ट, ये रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है बता रहे हैं, कुल मिला के कह सकते हो कि उसका हम रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक नेक्स्ट क्लासों में चलेगा। यहां पर शिफ्ट फर्स्ट में 12 तारीख 11वां महीना 2018 में, जबकि 5 क्वेश्चन हम इसके पहली क्लास में बता चुके हैं। ये 6 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी आज बताए जाएंगे। ठीक, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, दी गई आकृति, आकृति ये दी गई है, ठीक है, दी गई आकृति में वर्ग ABCD, ABCD, यहां गौर करेंगे छोटा है, जो चित्र बना हुआ है छोटा है, लेकिन यहां पर जो शर्तें रखी गई हैं, ये शर्त दी हुई है सवाल में, उन शर्तों पर आप कोशिश करिएगा। लिखा है ABCD में समान समद्विबाहु त्रिभुज के दो युग्मों को काटने पर आयत PQR, देखिए आयत PQ, यहां से P से Q, Q से R, R से यस से फिर P चला गया, मतलब अंदर अंदर एक आयत निर्मित होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है काटने पर आयत PQRS निर्मित होता है, कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, समझिए जरा। तो कहता है PR की लंबाई मीटर में क्या होगी, समझिए जरा, P से R तक पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, सबसे पहले हम ABCD में पहुंच गए। ठीक, और जैसे ही ABCD में पहुंच गए तो अब आपको करना क्या है कि जब ये बीचों बीच, कहने का मतलब A और B के बीच में P है, फिर इसके बाद B और C के बीच में S है, C और D के बीच में R है, और D और A के बीच में Q है। इस प्रकार बीच में जब काटता है तो इसका मतलब है कि आप इनकी जो दूरियां मानेंगे ना, या दूरियां हो सकती हैं संभवतः लगभग बराबर बराबर होंगी। और यदि वर्ग बना हुआ है, देखिए यहां पर वर्ग लिखा है, वर्ग में शर्त होती है कि चारों शीर्षों के कोण 90 अंश के होते हैं। यदि इनको देखा जाए, ये वाला 90 का होगा, ये वाला 90 का, और ये 90 का, और ये भी 90 का। क्यों? क्योंकि उसने कहा, सवाल में दिया है, इसलिए ये 90, यदि 90 है तो 90 के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, मतलब कहने का कि जो कोण, जैसे मान लीजिए यही है, अगर 90 ये है तो देखिए यहां से एक आधार भुजा, ये आधार भुजा, और यहां से एक लंब भुजा, और ये तीसरी जो होगी कर्ण भुजा कहलाएगी। समकोण त्रिभुज में ये खूब अच्छे से पता है कि दो भुजाओं में से एक लंब और एक आधार हुआ, और तीसरी भुजा आपकी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि देखिए जो आपको हमने समझाया, क्या समझाया है कि त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए, लंब, एक आधार, और तीसरी भुजा कर्ण। यदि आप इसको छोटा सा बनाएं, हम इधर आपको छोटा सा यदि समझाने की कोशिश करें, ये ठीक है, तो एक लंब वो आधार हो गया, आधार भुजा एक, इसको समझाते हैं। देखिए जरा, ये लिखा हुआ है एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, इस तरह नहीं बनाना है, तो जैसे वो कट रहा है उसी तरह काट के आप बना लो, ये बना लो। ठीक है, इसके बाद यहां एक छोटा सा ये लिखा, ये छोटा सा SCR, क्या लिख सकते हैं, यश CR। और एक बात को ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान देना है, देखिए हमने यहां पर यहां से यहां तक y मान लिया, यहां से यहां तक y मान, मतलब कहने का ये वाली भुजा इतनी सिर्फ y, इतनी सिर्फ y, और ये कर्ण है, गौर करिएगा जरा। ठीक,
अब यदि इसको हम यहां लिख लें तो इसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए जरा, इसको हमने y किया, ये वाली भुजा y, ये वाली भुजा y, तो ये वाली भुजा बची, तो इसको हम कर्ण कह दिया। लंब, लंब इसको कहो तो आधार इसको, और ये कर्ण हो गया। इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, अथवा कह सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि समान अंक लिखे हैं, या कह सकते हो अज्ञात राशियां हैं लेकिन समान है, तो आप कह सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखा है इसको? 2y स्क्वायर। ठीक है, इस वाली भुजा को s और r को कह सकते हो 2y स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह देखिए, इसको जब निकालोगे तो 2x स्क्वायर निकलेगा, इसको निकालोगे p q को तो 2x स्क्वायर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये चार खंडों में डिवाइड होता है। ठीक है, चार खंडों में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। यदि चार खंडों में डिवाइड होता है तो देखिए, एक ये है, ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज। चारों त्रिभुजों में से चारों के मान लगभग लगभग बराबर आएंगे, और यदि x की वैल्यू है तो x में, y की वैल्यू है तो y में। आप यहां ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो आपको y के पदों में मिला, इसी तरह इसको यदि निकालते हैं, कौन सा? Q D R त्रिभुज में, ये भी समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो इसमें जब निकालेंगे ना तो ये भी निकलेगा क्या? K कर्ण का, आप लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर। यदि चाहें तो अलग अलग त्रिभुज के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें आप लिखेंगे, इस वाले में लिख सकते हैं क्या? RCS त्रिभुज, त्रिभुज इस तरह नहीं भाई, बिल्कुल समकोण त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज RCS। ठीक, RCS में इसी तरह आप इसको लिखो, त्रिभुज, ये छोटा वाला है, ये छोटा वाले में लिखोगे Q, फिर इसके बाद D R में क्या आपको कहना है? K स्क्वायर बराबर में y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों कहा? क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कह सकते हो, तो K स्क्वायर बराबर लिखोगे 2y स्क्वायर। फिर इसी तरह इसमें लिख सकते हो, ये वाले में। ठीक है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज AQP में, इसी तरह ये भी आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। फिर इसी तरह त्रिभुज PBS में K स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। देखिए चार त्रिभुज लगभग हमको यहां पर प्राप्त हो गए। ठीक, तो चारों त्रिभुजों में से आप लोगों को करना क्या है? यहां पर टोटल कर दो। जैसे टोटल करोगे तो आप क्या लिख सकते हैं? जैसे एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक, अब चारों त्रिभुजों में से कर्ण तो पता चल गया, क्योंकि इसका कर्ण x के पदों में, इसका कर्ण x के पदों में, इसका कर्ण y के और इसके कर्ण y के पदों में। सिर्फ आपसे पूछा गया है P और R का, P और R का वैल्यू पूछा गया है कि P R का मान बताइए, ये लिखा हुआ है। आप करेंगे क्या? सबसे पहले यदि इसको देखेंगे, ये भी एक आयत बन रहा है, क्योंकि PQRS, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आयत के या वर्ग के जो किनारे कोण होते हैं या चारों शीर्ष में कोण होते हैं, वो कितने अंश के होते हैं? 90 अंश का। तो ये भी 90 अंश का बनेगा। 90 अंश के कोण के ठीक सामने कर्ण कहलाती है भुजा। ठीक, तो जब कर्ण कहलाएगी तो आपको क्या लिखना है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए एक भुजा लंब कहलाएगी तो दूसरी आधार कहलाएगी, और ये वाली कर्ण कहलाएगी जो सीधे डॉट डॉट करके गई है। तो हम P और R ज्ञात करते हैं। P और R ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हैं PR स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए आधार ये है, ठीक है, और लंब ये है, तो दोनों में से
एक आप पहले लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे 2x² प्लस 2y²। फिर इसके बाद देखिए इसका वर्ग हटाते हैं, तो जब वर्ग हटाएंगे तो पी आर बराबर अंडर रूट में 2x² प्लस 2y²। इसके बाद आपको करना क्या है, दोनों से दो कॉमन ले लो। तो जब दो कॉमन लेंगे तो पी आर बराबर अंडर रूट में 2x² प्लस y²। अब हमको x और y की वैल्यू चाहिए, मान की जरूरत पड़ रही है। तो x और y के मान निकालने के लिए हम इन त्रिभुजों से प्राप्त कर लेंगे। जो बाहर के त्रिभुज 3-4 बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बनते हैं। तो चारों त्रिभुजों में से यदि गौर करेंगे तो देखिए यहां पर भी 2y², यहां पर 2y², फिर इसके बाद 2x² और 2x²। तो यहां करना क्या है, ध्यान दीजिए जरा, यहां पर देखिए इसको यदि ध्यान देंगे या इसको, तो यहां पर पी क्यू और क्यू आर यदि आप निकालना चाहेंगे तो आपको सीधे क्या करना है, इन भुजाओं में से देखिए आप लिखेंगे पी क्यू बराबर, ये पी क्यू है, कर्ण है ना, तो आपको यहां लिखना है 2x²। ठीक, और यदि क्यू आर जोड़ते हैं तो यहां पर क्यू आर 2y²। ठीक, अब आपको करना क्या है, यदि दोनों संख्याओं में से यदि इसको निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा आर पी या पी आर कह सकते हैं। तो इन दोनों को यदि जोड़ते हैं, जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 2x² प्लस 2y², अथवा इसी को लिख सकते हैं 2 कोष्टक में x² प्लस y²। ठीक, जब इतना मान आ गया तो यहां पर पी आर की जगह आपको बदलना है। बदलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो इसमें दिया गया है कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, कटे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो आपको यहां करना क्या है कि देखिए एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 त्रिभुज है। यदि आप दो त्रिभुजों को, क्योंकि y इधर है, y इधर है, x इधर, x इधर, आप लिखेंगे क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि लंब बटे आधार, वो लंब और आधार होता है, तो आप लिखेंगे x गुणे x। ठीक, इसके बाद प्लस 1/2 y गुणे y। जबकि देखिए हमने यहां पर एक का निकाला, जबकि यहां पर होता क्या है, जो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल है, तो देखिए इसको निकालेंगे और 2 का गुणा करवा दो तो दोनों का हो जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे 2, क्योंकि 2 त्रिभुज देखिए कितने बनते हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर एक का ये हुआ, दूसरे का ये हुआ, तो 2 का हुआ, 2 का गुणा करवा दो तो 4 हो जाएगा। बराबर में लिखा हुआ है, बराबर में दिया हुआ है इसमें कितना, 288, बराबर लिख सकते हैं, बराबर में 288। ठीक, और इसके बाद आपको करना क्या है, ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों से एक 2 निकाल लो, क्योंकि बटा में 2 दिया है, आप लिख सकते हैं 2 निकाल के 2 काट दो, तो यहां से प्राप्त होगा x² प्लस y²। लिखेंगे क्या, x² प्लस y² बराबर 288। ठीक, इसकी जगह में 288 लिख देना है, क्योंकि x² और y² की वैल्यू क्या मिल रही है, 288। यहां पर ध्यान दीजिए, मतलब गलती मत करना, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल निकाला गया है, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला गया है, तो यहां पर एक त्रिभुज का ये है, दूसरे त्रिभुज का ये है, 2 त्रिभुजों का निकाल के और दोनों का गुणा कर दिया गया है। जब 2 का गुणा कर दिया गया है तो 4 त्रिभुज का यहां क्षेत्रफल निकल के बराबर 288 आ गया। इन दोनों से 2 कॉमन लिया गया, नीचे की संख्या, तो जब नीचे की संख्या लिया गया तो नीचे 2 आके तो ये 2 वाला कट चुका है, तो x² प्लस y² प्राप्त हुआ, 288 हो गया। ठीक है, और इस x और y का मान यहां रखना है हमें, तो पी आर बराबर अंडर रूट में 2 गुणे 288। ठीक, करेंगे क्या, इसका मान निकालो, बराबर में लिखा है 2 गुणे 144 गुणे 2। देखिए 12 का होता है 144, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 2, क्योंकि ये 2 है तो 2 तो हो गया,
और 144 को लिख दो 12 गुणे 12। देखिए जोड़ा मिल रहा है, जोड़े से क्योंकि 2 का जोड़ा मिला, एक तो 2 निकालेंगे, पी आर बराबर 2 निकालो, ये जोड़ा मिला तो 12 निकाल दो, ठीक, क्योंकि 12 का जोड़ा मिल रहा है, 12 दूनी 24, यहां पर क्या प्राप्त हो गया 24। इसमें जो ये डी नंबर है, क्लियर। ये काफी बड़ा सवाल, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कठिन भी है, इतना कठिन भी नहीं है, आप यदि कोशिश करेंगे तो लग जाएगा, प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल दूसरा सवाल बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ के बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है अनुपात में, तो ये अनुपात हटा दो, कोई अज्ञात राशि इसमें जोड़ दो, ठीक। तो आप लिखेंगे लंबाई लिखा, लंबाई में क्या लिखेंगे 3x, ठीक है। फिर लिखेंगे चौड़ाई लिखा तो 3x, फिर इसके बाद ऊंचाई लिखा तो ऊंचाई कर दो, ऊंचाई में लिखेंगे 4x। क्लियर, यहां तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, क्योंकि अनुपात था इसलिए अज्ञात राशि जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए, यदि लंबाई को दुगनी कर दिया जाए, क्या लिखा लंबाई 2 गुनी का मतलब है कि यहां पर 3 था, तो यहां पर दूसरी शर्त में क्या लिख देंगे, बराबर में यही लिख दो 6x, 2 का गुणा करवा दिया। फिर इसके बाद कहता है चौड़ाई 2/3 कर दिया जाए, इसी में 2/3 और 3 इधर या आ ही गया, तो 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 2x। क्लियर, यहां तक पहुंच गए हम। ऊंचाई आधी कर दी जाए, भाई साहब यहां पर 4x था, क्या था यहां पर 4x, तो यहां पर 2x हो गया। देखिए आपको सब कुछ दोबारा प्राप्त हो गया, पहले एक बार ये प्राप्त हुआ, दूसरी बार ये प्राप्त हुआ। कहता है कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। आपको करना क्या है, पहली बात तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फार्मूला करेंगे, ठीक है। यह फार्मूला लगाएं, आपको लिखना है दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक, 2 का गुणा करना है, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई कर दो, ठीक। चलते हैं आगे, जब गौर करेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो कर दिया, अब होता क्या है कि ये मान रखेंगे प्रारंभ वाली, ठीक है। प्रारंभ में ये दिया हुआ है, क्या दिया है, लिखेंगे 2, लंबाई की जगह 3x, चौड़ाई की जगह 3x और ऊंचाई की जगह 4x, ठीक है। अब 3 3 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 चौको 48, वो ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर लिख देंगे 48x। प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में ये आपका दीवालों का क्षेत्रफल, लेकिन x के घाते 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो x इनका आएगा और एक ये वाला, तो x के घाते 2, जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो घात में 2 बनती है। ये प्रारंभ में हो गया। अब कहता है कि जब इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन कर दिया गया, यहां से ये दूसरी शर्त लागू करता है, तो जब दूसरी शर्त लागू करेगा तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वो भी दीवालों का, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार, या पहले लिख दो पहली शर्त के अनुसार, ठीक, यहां पर लिखो दूसरी शर्त, ठीक। दूसरी शर्त जब लिखते हैं तो आपको लिखना है क्षेत्रफल, ठीक है। हम सीधे क्षेत्रफल लिख रहे हैं, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन मान ये वाले लिखे जाएंगे। आपको यहां लिखना है 2, लंबाई की जगह 6x, चौड़ाई की जगह 2x और ऊंचाई की जगह 2x मिल गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद इनका देखिए क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो देखिए 2 और 6 8 हो गया, 8 में 2 का गुणा करवाएंगे तो 8 दूनी 16 और 16 में फिर 2 का गुणा होगा तो 16 दूनी 32 एक्स स्क्वायर। दूसरी बार आपका 32 एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रारंभ में ये, लेकिन कहता है कि प्रतिशत कमी, तो आपको यहां पर प्रतिशत कमी का सूत्र लगाएंगे, प्रतिशत कमी बराबर, पहले लिखेंगे कमी गुणे 100
बटे प्रारंभिक मान। यहां पर लिखेंगे कमी, कमी लिखने के बाद फिर यहां पर लिखेंगे प्रारंभिक मान या प्रारंभिक जो दिया हुआ है क्षेत्रफल और गुणे 100 करवा दो। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए यहां 48 है, यहां पर 32 है। आपको यहां पर लिखना है 48 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स स्क्वायर बटा में लिखेंगे प्रारंभ में कितना दिया है 48 एक्स स्क्वायर और गुणे में लिखेंगे 100, क्योंकि ये 100 दिया हुआ है। 48 में 32 चला गया, लिखेंगे क्या 16 आ गया, क्योंकि ये 48 में 32 घटेगा तो 16 एक्स स्क्वायर बटे में 48 एक्स स्क्वायर और गुणे में 100। गौर करिएगा 16 इक्कन 16, 16 3 48, इसका मतलब क्या हुआ x से x भी चला गया, 100 बटा 3, 100 में 3 का भाग दिलवाएंगे तो 33 सही 1/3, ये प्रतिशत की वैल्यू आई, ये कमी आ गई। ठीक, जो इसमें विकल्प कहीं है तो देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का विकल्प ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका डी नंबर करेक्ट हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो समस्या तुरंत हल हो सकती है क्योंकि अभी तक इबारती प्रश्न थे, भारी भरकम थे, अब बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये वर्ग मूल निकालना है क्योंकि अंडर रूट चढ़ा हुआ है, इसमें विकल्प भी दिए हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करो। यहां पर देखते हैं, देखिए आपका लिखा हुआ है सवाल 0.059049। अब यहां से 2 का जोड़ा बनाओ। 2 का जोड़ा बनाने के बाद ये भी कर सकते हैं कि इसमें आप 1 बना के 6 ठो 0 बढ़ा दो, क्योंकि दशमलव हटाया तो 0 बढ़ा दिया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 0 यहां पर लगा दीजिए। अब इसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है इस संख्या का। ठीक है, तो जब इस संख्या का वर्गमूल निकाल लो और फिर इसके बाद जैसा हो सकेगा तो 1000 गुणे 1000 करके हम संख्याओं को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपको कंप्लीट हो गया, अब यहां करेंगे क्या 5 9 1 0 बढ़ा दिया 4 9, ये 0 का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, अब यहां से जोड़ा बनाना शुरू कर दो। जोड़ा बनाया, फिर इसके बाद करना क्या है, अब भाग दिलवाना है। भाग दिलवाने का मतलब कि ऐसी संख्या का भाग दिलवाना है कि देखिए एक जोड़ा तो ये हुआ, दूसरा जोड़ा, अब 5 एक मतलब अकेले संख्या बची, तो 2 का भाग दिलवाएंगे तो 2 का 2 दूनी 4 हो गया। घटाएंगे तो 1 बचा, यहां पर 2 जोड़ दो तो 4 हो गया। फिर जोड़ा उतार दो 90। ठीक है, इसके बाद अब ये देखना है कि ये लगभग कितने बार चला जाएगा। तो लगभग यदि 4 यहां लिख दोगे तो 4 यहां लिखना पड़ेगा। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17 176। ठीक है, यहां पर घटाया तो 4 मिला, यहां पर 1 बचा तो 7 में से 1 फिर मिल गया। अब ये वाला 4 यहां पर जोड़ना भी है तो 48 बन गया। ठीक, अब ये नई मतलब जोड़े की संख्या उतार लेंगे। अब यहाँ 4 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, ऐसी संख्या का हमें इसमें प्रयोग करना है कि लगभग पहुंच जाए। तो देखिए 4 है, ये 14 है, तो 4 3 12, 3 बार तो संभवतः चला जाएगा। 3 3 9 और 3 8 24 के लिए 4 हंसी लगा 2, 3 चौक 12 2 14, ये क्लियर खत्म। ठीक, बचा 243। इसका मतलब इसका यदि हम प्रयास करेंगे ये वर्गमूल निकालने का तो 243 गुणे 243 और बटे में लिख सकते हैं 1000 गुणे 1000। ठीक, वैसे ये इस तरह लिखा हुआ है, अंडर रूट चढ़ा हुआ है, तो आपको करना क्या है, जब अंडर रूट चढ़ा है तो एक जोड़ा निकाल लो बाहर। एक जोड़ा निकाला 243 बटा 1000। ठीक, अब आप करेंगे क्या, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 2 3, क्लियर, आ गया आपका आंसर, ये विकल्प नंबर पहला। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, यहां पर पूरी विभक्त हो जाना चाहिए, 60 72 और 108। वैसे तो ये विकल्प छांट सकते हैं, नहीं छांटना है तो देखिए हम प्रारंभिक इकाई या बहुत पहले से समझा रहे हैं कि जो ऐसी संख्या लिखी हुई हैं तो इसमें से करें क्या, लासा निकाल लें। यदि लासा निकाल लेंगे संख्याएं पता चल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 60, 60 को तोड़िए तो 15 चौको 60 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। इसके बाद 72 लो, ये 72 में से 18 चौको 72 मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 तो पहले आ गया तो 2। ठीक, ये जब 72 था लिख दिया, यहां पर 2 गुणे 2, क्योंकि 18 चौको 72, तो 18 करने के लिए यहां पर 2 और फिर इसके बाद 3 गुणे 3,
देख लो, 3 त्रिका 9, दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72 हो गया। बचा आपका पास 108। अब 108 हमें तोड़ना है, ठीक है। तो 12 नैया 108 होता है, 12 नैया होता है, और भी संख्याओं से टूट जाता है, लेकिन हम छोटे छोटे खंडों में किस प्रकार तोड़ेंगे। यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 3, ये तो 12 बन गया, ठीक है। और फिर इसके बाद 9 भी बनाना है, तो 3 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 दूनी बन जाएगा आपका 54, और 54 दूनी 108 प्राप्त हो गया। अब इसमें देखते हैं कि लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। तो लासा निकालने के लिए ये संख्या उतरी आपकी 2, फिर इसके बाद इसमें देखा कॉमन 2, फिर इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है इधर से, तो 3 उतार दो। बची संख्या उतार दो, तो क्या मिला? एक ये 2 मिला, फिर इसके बाद इसमें 3, फिर इसके बाद ये 3, फिर इसके बाद इधर तो उतर गया ये 5 और ये 3, तो इसका मतलब 3 गुणे 5। इन संख्याओं का सबका गुणा करवा दिए। जैसे गुणा करवाएंगे आपको संख्या इसमें कोई ना कोई मिल जाएगी, ठीक। जैसे यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और इसके बाद 24 तिरका 72 आ जाएगा। यहां तक प्राप्त हो गया 72, ठीक। फिर इसमें देख ले रहे हैं 3 पछे 15 तिया 45, ये 45 का गुणा करवा दो, ठीक। जैसे ही 45 का गुणा करवाया आपको संख्या इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगी। देखते हैं यहां पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, यहां पर जो संख्याएं दी हुई हैं, देखिए आपको हम बता चुके हैं, यहां तक इधर से आपका इधर तक 72 प्राप्त हुआ, इधर 45 प्राप्त हो गया। 72 और 45 का गुणा करवा दिया, यहां मिल रहा है 32 40, लेकिन सुन लीजिए यहां पर 40 ने डबल जीरो, मतलब डबल जीरो है, और इधर एक जीरो है, तो ध्यान रखिएगा। वो कहता है पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, पूरी वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर हम एक तो जीरो रखेंगे तो पूरा वर्ग नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आपका ये विकल्प क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं।